तो स्टूडेंट्स, हम कुछ और टॉपिक्स के साथ में कुछ मिसलेनियस बातें आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको पढ़ने में कभी भी कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत ना आए। पढ़ने में क्या, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो दिक्कत ना आए, आप बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं जिनका इनहेरेंट एक मीनिंग होता है, कुछ डीप मीनिंग होता है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो एक दो चीज़ें आज हम लेंगे, फिर एक दो बाद में लेंगे, ऐसे करके एक कलेक्शन करेंगे। तो जैसे ही आप पढ़ते वढ़ते होंगे तो आपके वर्ड्स आते होंगे, आप कंफ्यूज भी हो जाते होंगे, वर्ड्स आ जाते होंगे आपके पास में, जैसे 1000 नहीं कंफ्यूज होते होंगे, 1000 आपको पता है। फिर आता होगा मिलियन, फिर आता होगा बिलियन, फिर आता होगा ट्रिलियन, फिर उसके बाद नहीं आते होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हमारे यहाँ हम यहाँ बात करते होंगे 1000, है ना। फिर एक और वर्ड आ जाता होगा आपके पास में 10,000 जी। फिर आता होगा लैख, फिर 10 लाख, ऐसे करके। फिर आपके पास में 1 करोड़, फिर आपके पास में 10 करोड़, फिर आपके पास में 10 करोड़ के बाद में 1 अरब, 1 अरब आपके पास में, ठीक है। फिर 10 अरब, ऐसे करके आते हैं। आजकल अरब का चक्कर चला गया है। फिर आता होगा आपके पास में 1 जो है आपके खरब, फिर 10 खरब, ऐसे करके आते हैं। फिर इस खरब में ही चलती रहती है एक वैल्यू, उसके बाद नहीं आती है। और जो सुने आपने सब अफवाहें, ठीक है। तो ये 1000 में आती है, 10,000 में आती है, उसके बाद लाख में आती है, ये सुनी होंगी आपने। उसके बाद 10 लाख में आती है, ये सुनी होंगी। उसके बाद करोड़ में आती है, ये सुनी होंगी आपने। 10 करोड़ में आती है, ये सुनी होंगी। एक एक जीरो का फर्क है। फिर अरब में आती है, ये सुनी होंगी आपने, 1 अरब, 10 अरब। फिर खरब सुना होगा आपने, 10 खरब सुना होगा। ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी बार बार, घर में बाहर। क्या चीज़ें हैं ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन सिस्टम क्या है, और वो ये क्या है कि ये वाला जो सिस्टम है ना, वो सिर्फ इंडिया में ही यूज़ हो रहा है, बल्कि इंडियन कॉन्टिनेंट में हम कह सकते हैं, ये वाला काउंटिंग का। और ये है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, ये वाला। तो इसको याद करने में दिक्कत हो क्या हो। 1000 आपको पता है, ये वाले पे बात करते हैं। 1000 आपको पता है, ये 1000 होगा। एक एक जीरो लगाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा 10,000। एक और जीरो लगाएंगे 10,000 की, तो आपके पास में कितना होगा, 1 लाख। फिर एक 1 लाख के एक और जीरो लगा देंगे, 10 लाख, ठीक है। फिर एक और जीरो 10 लाख की लगा देंगे, फिर एक जीरो इसके और लगा देंगे, एक 10 करोड़ हो गया। फिर इसको एक और जीरो लगा देंगे, फिर इसको एक जीरो और लगा देंगे तो 10 अरब हो जाएगा। फिर इसको एक जीरो लगा देंगे तो फिर इसको एक जीरो लगा देंगे तो बारह से 32। तो ऐसे करके ये 10 खरब, फिर 100 खरब, 1000 खरब, 10,000 खरब, ऐसे ही चलेगी। फिर ये आ गया आपके पास में। तो ये सब चीज़ें आपको देखी होंगी, इसमें आप गो थ्रू भी रहेंगे, आपको समझ में भी आ रही होंगी अरब खरब क्या है। तो हमारा जो सिस्टम है वो एक है, उसमें फ़र्क क्या है, 10 मल्टीप्लायर है हर जगह। कितना मल्टीप्लायर है बेटा, 10। कितना मल्टीप्लायर है, 10। कितना मल्टीप्लायर है, 10। हर बार हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है कितना है, 10 मल्टीप्लायर का है।
हर बार हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक जीरो बढ़ा रहे हैं, 10 मल्टीप्लायर है। मगर ये जो सिस्टम है ये है 1000 मल्टीप्लायर का। कितने तक का है? 1000 मल्टीप्लायर। आपको समझ में आई? कितने मल्टीप्लायर का बेटा? 1000 मल्टीप्लायर का है। 1000 का मतलब है, देखो 1000 है तो ये 1000 हो गया, अगला मल्टीप्लायर है वो 1000 ही है। अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलियन हो जाएगा। मतलब 1000 ऑफ 1000, 1000 हजार हजार के आपके पास में, मतलब हजार के हजार नोट, 1 मिलियन हो गए। 1000 ऑफ 1000, 1000 कितना है? ये, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ये 1000 मल्टीप्लायर में है, 1000 ऑफ 1000, ठीक है। तो कितना हो गया? 6, और 6 देखो आप कहाँ पे है? 3 2 5, और ये हो गया आपके पास में, तो 6 वाला हमारे पास में है, तो 5 है आपके पास में हज़ार के लिए, 10,000 के लिए, लाख के लिए, और 3 और 3 6, 10 लाख के लिए। मतलब 1 मिलियन की वैल्यू 1000 ऑफ 1000 होती है, वो हमारे 10 लाख के बराबर होती है। समझ गए? किस लाख के? 10 लाख के। तो मिलियन क्या होता है आप समझे? 1000 ऑफ 1000, इनके मल्टीप्लायर 1000 में है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास में 10 मल्टीप्लायर करें इसको, तो 1 मिलियन कितना होगा? 1000 ऑफ 1000। अगर हम इसको 10 मल्टीप्लाई करें, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10,000 हो गया। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100,000 बोलना पड़ेगा इसको, इस टर्म में अगर लिखना चाहिए। और 1000 कितना हो जाएगा? 1 मिलियन। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलियन बोलना, 1000 नहीं बोलना, फिर उसको 1 मिलियन। समझ में आई? चलो, ऐसे ही अगर हम मिलियन से बिलियन जाएं तो ये भी 1000 मल्टीप्लायर में होते हैं। कितने में? 1000 में। मतलब 1000 मिलियन जो होते हैं, 1000 मिलियन, वो 1 बिलियन होता है। कितना होता है? 1 बिलियन। अगर मिलियन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलियन। अगर मिलियन को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलियन। और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिलियन नहीं बोलेंगे, फिर उसको क्या बोलेंगे आप? 1 बिलियन। 1 बिलियन मतलब 1000 मल्टीप्लाई, और मिलियन कितना था आपको याद हो? 6 जीरो थे। ये वाला डाटा होगा 3 2 5 तो 7 और तो 9, और 9 वाला हमारा कितना है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये वाला, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से यहाँ फिर 10 से, और फिर 10 से, 3 बार 10 से 1000, यही तो पूछेगा। आप समझ रहे ना? तो 1 बिलियन हो गया है। अब 1 बिलियन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बिलियन हो गया है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बिलियन होगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रिलियन हो गया है। मतलब 1000 बिलियन जो होता है, 1000 बिलियन, वो होता है 1 ट्रिलियन के बराबर। किसके बराबर? 1 ट्रिलियन के बराबर। 1000 बिलियन जो होता है वो क्या होता है? 1 ट्रिलियन के बराबर। मतलब देख लो, 1000 तो ये हो गया भाई, और बिलियन में हमें देखा था 9 जीरो थी, तो 9 और लगा दो, 3 3 6 3 9 और 1000 12। और देखो यहाँ पे 12, तो ये किसके बराबर है आपके पास में? 10 खरब। तो यहाँ से यहाँ गए आप, 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से यहाँ गए 10 से, और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया 10 से, 1000 हो गया आपके पास में, तो 10 खरब के। तो ऐसे करके आप किसी भी नंबर की काउंटिंग को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये तो था काउंटिंग के लिए। अब दूसरी चीज़, आप इस चीज़ को देखो बेटा, समझो, और अपने वैल्यूज़ को, अपनी चीज़ों को एक साथ में लिखो, ताकि आपको बार बार कभी देखने की ज़रूरत ना पड़े, और आप गो थ्रू, आप एज यूजुअल हो जाए इन चीज़ों के, फिर आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। अच्छा, एक चीज़ होती है आपके पास में कांस्टेंट। आप सोचते होंगे कांस्टेंट तो क्या चीज़? 2 है, 5 है, फिक्स वैल्यू, 2 5 कोई भी नंबर है,
ठीक है, ये फिक्स वैल्यू होती है। मतलब कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, चेंज ना हो, वैल्यू चेंज नहीं हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू में कोई चेंज ना हो सकता हो। 2 है तो 2 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 7 है तो 7 ही रहेगा। 2 तरह के कॉन्सेंट, तो ये कॉन्सेंट है। पर कॉन्सेंट भी 2 तरह के होते हैं। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, कॉन्सेंट ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के कॉन्सेंट होते हैं। 2 टाइप्स के कौन से होते हैं? एक तो होता है फिक्स्ड कॉन्सेंट, फिक्स्ड कॉन्सेंट, और दूसरा होता है एक और कौन, जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कॉन्सेंट। आर्बिट्रेरी कॉन्सेंट, ठीक है। फिक्स्ड कॉन्सेंट का मतलब जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, कुछ भी नंबर है, हमें पता है यही वैल्यू होनी है, फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो सकता, फिक्स्ड है, हमें पता है। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉन्सेंट, इसकी वैल्यू में चेंज नहीं हो सकता है। मगर कई बार हम लिखते हैं ए बी सी, जैसे हम लिख देते हैं, कई बार हम कोई भी इक्वेशन है आपके पास में, ए एक्स इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू मान लो 6 लिख लिया, तो एक्स तो है, ये तो वेरिएबल है, आपको पता होगा। और जो ए है ना बेटा, ए ये कांस्टेंट है, मगर इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता तो फिक्स्ड कांस्टेंट तो नहीं है। फिक्स कांस्टेंट तो वो होगा जिसकी वैल्यू हमें, समझ में आ रही है आपको? तो मतलब ये फिक्स कांस्टेंट तो नहीं है, फिक्स कांस्टेंट वो होगा जिसकी वैल्यू हमें पता होगी। जिसकी वैल्यू हमें पता होगी वो फिक्स कांस्टेंट होगा, मगर ये फिक्स कांस्टेंट नहीं है, तो कौन सा कांस्टेंट है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट? आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू तो फिक्स होती है, लेकिन हम नोन नहीं होते हैं उससे। हम कैलकुलेशन के जरिए ही उसकी वैल्यू निकालेंगे, एक बार निकाल लेंगे तो फिर वो पता चल जाएगा इतनी है, फिर वो फिक्स हो गया। मगर जिसकी वैल्यू के बारे में हम ज्ञात नहीं, जिसकी वैल्यू के बारे में हमें पता नहीं हो, और जो फिक्स्ड आपके पास में फिक्स्ड वेरिएबल उनके साथ ही रहे हो, तो ऐसे कॉन्सेंट हैं, उनको आर्बिट्रेरी कॉन्सेंट बोलते हैं। जैसे इक्वेशंस पढ़ते हैं आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। तो ए बी और सी को सब बताते हैं कि क्या है, ये कांस्टेंट है, मगर ये बेटा कांस्टेंट फिक्स नहीं है। इस तरह के कांस्टेंट को हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसके वैल्यू हमें नोन नहीं होती है। ये भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें क्या नहीं होती है, नोन नहीं होती है। और जिसकी वैल्यू हमें नोन नहीं होती है, ऐसे कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। समझ गया? हाँ, है ये कांस्टेंट ही। फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू हम कैलकुलेशन के जरिए या फिर किसी भी मेथड के जरिए निकालते हैं, और फिर उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 7 इज इक्वल टू, अब ये फिक्स कांस्टेंट है 2, 6 और 7, हमें वैल्यू पता है 2 है, 6 और 7 है, कुछ ऐसे बनती हो तो अगर कोई इक्वेशन, समझ गए आप? तो इस कांस्टेंट को भी आपको याद रखना ज़रूरी है, ताकि आप चीज़ों से ज्ञात रहें और फिर चीज़ों को कंपेयर कर सकें अच्छी और सही के। उसके बाद अगली जो चीज़ें हैं, अगली क्या है आपके पास में? अगली जो चीज़ है वो है मेरे पास में वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, ठीक है ना, हुज वैल्यू डजंट नो, जिसकी वैल्यू के बारे में ज्ञात नहीं होता है, जिसकी वैल्यू, इनको अज्ञात भी बोल देते हैं, ज्ञात हिंदी में, जिसकी वैल्यू के बारे में हमें नहीं पता होता, उनको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे थे, मैंने कहा था ए एक्स इज इक्वल टू 6, तो एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए तो कांस्टेंट है, कौन सा आर्बिट्रेरी, लेकिन एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है,
जब तक ए पहले ए की वैल्यू आएगी फिर एक्स की वैल्यू आ सकती है, पता होती है वो आपके पास में क्या है, वेरिएबल। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी थी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ए बी और सी तो क्या थे, कांस्टेंट थे। कौन से कांस्टेंट थे, याद हो आपको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। ठीक है, पहले इनकी वैल्यू निकलेगी, फिर इस एक्स, ये जो एक्स है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक्स क्या है, वेरिएबल है, समझ गए। लेकिन वेरिएबल भी दो तरीके के होते हैं। वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके। यही बताने के लिए मैं बता रहा था इस चीज़ को। वेरिएबल भी दो तरीके की होती है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि जो किसी दूसरे पे डिपेंड करे। ठीक है, इंडिपेंडेंट में जो वर्ड है इटसेल्फ बता रहा है मीनिंग अपना, कि जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करे। जैसे आपके पास में कोई इक्वेशन हो जाए 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड है। आपके दिमाग में आएगा जी ऐसा क्यों हो, y की वैल्यू पे x की वैल्यू का डिपेंड नहीं है, वो भी है। तो डिपेंडेंट कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट कौन सा। x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है उसमें इक्वेशन ज़्यादा डायनामिक है, ज़्यादा प्रॉस्परस इक्वेशन है। प्रॉस्परस क्या होती है इसको छोड़ दो आप, लेकिन x की वैल्यू में इक्वेशन है वो फॉर्म करना चाह रहा है बनाने वाला भी, और इसकी वैल्यू किसी y के ऊपर डाल रहा है। इसका मतलब जो x है यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। हम x में कोई भी चेंज करेंगे वो सही रहेगा, और उस चेंज के लिए y की वैल्यू में चेंज आएगा, तो इसलिए y क्या है, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है। तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब कहेंगे जी ये तो हमें पता था, इसका महत्व क्या है, इन चीज़ों का क्या काम है। इन चीज़ों का काम है इसलिए इनको पढ़ाया है, क्योंकि ये इक्वेशन हमें काम आएंगे जनरलाइज करने के लिए। चीज़ों को जनरलाइज किससे करेंगे, ग्राफ से। और ग्राफ जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन वो 6-7 क्लास के लिए तो नहीं है, 9th-10th क्लास के लिए ग्राफ का टॉपिक है, क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से ही ग्राफ बन सकते हैं। और ग्राफ का फ़ायदा क्या है कि किसी भी चीज़ को जनरलाइज कर सकता है। आप कभी भी कोई भी डाटा देखते होंगे जो हाईली रिलायबल और अच्छे डाटा होते हैं वो ग्राफ की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को जनरलाइज कर सकते हैं। स्केटर डाटा को जनरलाइज फॉर्म में बनाने के लिए ग्राफ का यूज़ होता है। और जब तक हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता नहीं चलेगा तब तक ग्राफ नहीं बना सकते, तब तक रूल और लॉ भी नहीं बना सकते। बात समझ में आई। और अगली डेफिनेशन हमारी लॉ वगैरह पे आएगी, लॉ क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो यहाँ तक इसको देखिए, आगे की चीज़ें फिर अगली बार करेंगे। यहाँ तक इस चीज़ को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लगातार पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है, और चीज़ों को समझ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।